हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफआई एडवेंचर। वेल, आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव में हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी आरएलवीपी में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बची हुई है हमारी। एक तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं और फिर एक और छोटा टॉपिक बचा हुआ है हेनरीज लॉ। इसके बाद हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो फाइनली मैं शुरू करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट विथ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ये पढ़ाने से पहले एक बार मैं रिव्यू करना चाहूँगी बॉइलिंग पॉइंट चीज़ क्या होती है या फिर बॉइलिंग ये प्रोसेस क्या होती है। ठीक है ना, सो बॉइलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग आज थोड़ा पढ़ लेंगे और फिर बाद में बात करेंगे कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है। बॉइलिंग, ठीक है ना, एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या चीज़ होती है और बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। तो बेटा बॉइलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। ठीक है, बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड का उबाल आना, जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं जैसे आप दूध को ही हीट कर दो, दूध को गैस पे रखो बढ़िया, ठीक है, और दूध को गैस पे रख के बढ़िया टीवी देखने, रामायण देखने, रामायण तो खैर ख़त्म हो गई, महाभारत देखने बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ी देर बाद जाओगे तो क्या होगा, दूध सारा गंगा बही हुई मिलेगी। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, और करोगे तो मेरा नाम नहीं लेना, है ना। सीधा सीधा आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि भाई जो लिक्विड है वो पूरा जो है राइज अप हो रहा है ऊपर की तरफ। तो बस उसी प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको 2 फिनोमेनाज हैं, है ना, एक बॉइलिंग और एक इवेपोरेशन। ये दोनों फिनोमेनाज के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये बताऊंगी। बॉइलिंग का ही एक और नाम होता है बच्चों, बॉइलिंग को वेपराइजेशन भी कहते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको एक बेसिक डिफरेंस बताने वाली हूँ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। वेपराइजेशन क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों ही फिनोमेनास के कारण लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। ठीक है ना, और ऊपर एटमॉस्फेयर में जा करके वेपर प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर वाले लेक्चर से आप इसे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। सो देखो, उसके लिए हम बढ़िया यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं। एक्चुअली 2 कंटेनर बनाएंगे, राइट। ये इस तरीके से मस्त, इसको ढक्कन लगाएंगे बाद में। दूसरा कंटेनर बना लिया मैंने, ठीक है ना। अब इस वाले कंटेनर के अंदर भी मैंने लिक्विड कुछ रख रखा है। ये मेरे लिक्विड का सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे अंदर मुझे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। ये वाला सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल है। हालांकि ये चीज़ मैं वेपर प्रेशर वाले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर भी मैंने वही लिक्विड लिया हुआ है। यहाँ पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर भी मिलेंगे, अंदर की तरफ भी मिलेंगे, सभी तरफ मिलेंगे। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ही कंटेनर्स पे ढक्कन लगा दिया है। ठीक है, अब आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इस कंटेनर के अंदर भी यहाँ पे कुछ भाप जमनी शुरू होगी, यानी मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ यहाँ ऊपर आने शुरू होंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा और बिल्कुल उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और ये जो फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये पूरी कंडीशन, ये जो है, ये जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर इसका बना हुआ है, ये है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है ना, आरटी का मतलब है रूम टेम्परेचर, जो भी है आपका रूम टेम्परेचर उस पर। ठीक है, उस पर क्या हुआ है, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मुझे ये बताना चाहिए कि यहाँ पर ये सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल हैं जो कि ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सरफेस वाला ऊपर चला गया है ना। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए हैं, तो इस फिनोमेना को बेसिकली हम कहते हैं इवेपोरेशन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो होता क्या है, देखो, ये जो मॉलिक्यूल है जो अंदर है, ये मॉलिक्यूल को इसमें आजू बाजू इसके सारे मॉलिक्यूल्स ने इस तरीके से पकड़ रखा हुआ है। इसको हर डायरेक्शन में क्या मिल रहा है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। सारे के सारे उसको यूँ टाइट पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, बट अगर वहीं मैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करूँ बच्चों, तो सरफेस के मॉलिक्यूल को सिर्फ नीचे की तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा है, ऊपर से उसको किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल को कम एनर्जी की ज़रूरत है, वो सारे अपने अट्रैक्शंस तोड़कर ऊपर इवेपोरेट होने के लिए। तो इसीलिए ये सरफेस का मॉलिक्यूल किसी भी टेम्परेचर पर उसको इतनी एनर्जी मिल सकती है। सरफेस के मॉलिक्यूल को किसी भी टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी मिल सकती है कि वो अपनी सारी मोहमाया ख़त्म कर दे नीचे वालों के साथ और ऊपर चला जाए। ऊपर मतलब यहाँ ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाए और क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए या
इवेपोरेट हो जाए कुल मिला के, ठीक है ना, और वेपर बन जाए और वहाँ पर गैशियस स्टेट में जाकर प्रेशर बनाए, जिसे मैं वेपर प्रेशर कहती हूँ, ठीक है। अब इस पर आते हैं, इस वाले में भी वही है, पानी है, ठीक है, जो भी है लिक्विड, जो लिक्विड यहाँ है वही लिक्विड यहाँ है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मस्त नीचे से बर्नर लगा दिया, ठीक है, ये बर्नर है, ये बर्नर से वो हीट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब बर्नर से वो हीट हो रहा है, तो हीट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मॉलिक्यूल ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पे, कई सारे तरह के मोशंस दिखा रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो और तेज़ वाइब्रेट करेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपने आजू बाजू वालों से अट्रैक्शंस कम करके ऊपर वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी जो है उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो होगा क्या बेटा कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तो सिर्फ इसी तरीके का अट्रैक्शन है, तो जैसे जैसे मैं हीट करूँगी वैसे वैसे ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स तो अब फास्ट ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे ये वाले जो सारे अट्रैक्शंस हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं जिसको सभी तरीके से सभी तरफ से अट्रैक्शन है, ठीक है ना, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये सारे के सारे अट्रैक्शंस भी ब्रेक करके ये वाला मॉलिक्यूल भी ऊपर एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको ज़रा ओपन कर देती हूँ कंटेनर को, उसके पीछे एक रीज़न है, बताऊँगी बाद में, ठीक है। अगर मैं कंटेनर को ओपन कर दूँगी तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, यहाँ पर भी तो एकदम वेपर्स कलेक्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ पर भी प्रेशर बनने लग जाएगा, उसको मैं कहूँगी वेपर प्रेशर। क्या बनने लग जाएगा भाई, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एटमॉस्फेयर में भी कुछ प्रेशर रहेगा, तो ये एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा PATM, भाई एटमॉस्फेयरिक प्रेशर, ठीक है। सो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक टेम्परेचर जब मैं हीट कर रही हूँ, कंटिन्यूस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक कोई टेम्परेचर ऐसा रीच होगा जिस समय पर इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाएगी कि भाई वो सब के सब एक साथ ऊपर की तरफ एस्केप करने लग जाएं, ठीक है ना, और वो सब के सब ऊपर जाकर वेपर प्रेशर बनाएं। और कितना वेपर प्रेशर बनाएंगे, सो भाई उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो बस ऐसा जब होगा जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर जो प्रेशर बनाने वाले हैं, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, बस इसी प्रोसेस को या इसी कंडीशन को मैं कहूँगी कि लिक्विड बॉईल होना शुरू हो गया है। यही कंडीशन होती है बॉइलिंग, यही स्टेट होती है बॉइलिंग, या इस बॉइलिंग को हम वेपराइजेशन भी कहते हैं बच्चों। इसी को मैं वेपराइजेशन भी कहती हूँ। ये किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होने वाला है, ये एक फिक्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने वाला है, और ये टेम्परेचर हर लिक्विड के साथ फिक्स है। पानी 100 डिग्री पे बॉईल होगा तो अल्कोहल 100 डिग्री पे, इथेनॉल 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, वो 80 किसी डिग्री पे टेम्परेचर पे बॉईल होता है, ठीक है ना। बेंजीन 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, बेंजीन का एक अलग अपना कोई टेम्परेचर होगा जिस पे बॉईल होता है। तो बेसिकली बॉईल होने का मतलब क्या है, जब पानी बॉईल होता है तो आपको क्या दिखता है, आपको ये नीचे से पूरे बुलबुले उठते हुए दिखते हैं ना, यानी पानी का जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो भी बेसिकली सरफेस तक आया है, और वो भी अपनी मोमाया छोड़कर ऊपर उड़ गया, वो भी अपने सारे फोर्सेस को छोड़कर ऊपर उड़ गया, वेपर बन गया। इसका मतलब जब बॉइलिंग होती है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है वेपर फेज में चले जाने की, ठीक है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर फेज में चले जाते हैं। इसीलिए बॉइलिंग के लिए एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आपको सुनाई आएगा कि भाई बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना है मतलब क्या, तो भाई पूरा का पूरा लिक्विड नीचे से ऊपर तक हर मॉलिक्यूल लिक्विड का बॉइलिंग स्टेट में आ जाएगा। जबकि इवेपोरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा इवेपोरेशन में देखो ज़रा सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, यानी इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है पर सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट होते हैं, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन जो है
वो सिर्फ सरफेस फिनोमेना होता है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल का ही होता है, इवेपोरेशन हर मॉलिक्यूल का नहीं होता, ठीक है। जबकि बॉइलिंग जबकि बॉइलिंग जो है वो पूरे सारे मॉलिक्यूल्स की होती है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो रही थी, बॉइलिंग जो है वो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे हो रही थी, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमेना होता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि भाई बॉइलिंग occurs at boiling point, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इवेपोरेशन कब होता है भाई? तो इवेपोरेशन occurs at any temperature, वो कभी भी हो जाता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है और उस टेम्परेचर को बेटा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर भाई जैसे मैंने कहा था कि लिक्विड का वेपर प्रेशर किस प्रेशर के बराबर हो रहा था? मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा था, ठीक है। और अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, अब आप बोलोगे क्या मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा ही 1 atm होता है? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा 1 atm नहीं होता, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस कंडीशन में अगर 1 atm है, ठीक है, और उस कंडीशन में मेरा लिक्विड बॉईल कर रहा है, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके लिए स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है, दैट टर्म इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है भाई उसको? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। कोई नई चीज़ नहीं है ये, मैंने क्या कहा है, बॉइलिंग कौन सी प्रोसेस है जहाँ वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो उस बॉइलिंग पॉइंट का नाम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा। दैट्स इट। क्या बोला मैंने? इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर is यहाँ लिखते हैं इसको, थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ मैं, या मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर सकती हूँ, ठीक है ना, ताकि कंटेंट आपको विजिबल हो पूरा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, देन बॉइलिंग पॉइंट is called normal boiling point। तो boiling point को हम क्या कहेंगे? normal boiling point कह देंगे, ठीक है, अगर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm हो तो, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें मतलब क्लियर होगी, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, व्हाट इज़ बॉइलिंग, ठीक है। अब ये जो बॉइलिंग प्रोसेस मैंने समझाई है ये तो सिर्फ किसी एक लिक्विड के लिए है, किसी एक प्योर लिक्विड के लिए है। क्या हो अगर मैं इस प्योर लिक्विड में कोई सॉल्यूट मिला दूं? तो अब भाई सॉल्यूट भी भांति भांति के हो सकते हैं बच्चों। सॉल्यूट भी ऐसा भी हो सकता है जो खुद भी वोलाटाइल हो, यानी उसको भी उड़ने की टेंडेंसी हो। तो अगर उसको भी उड़ने की टेंडेंसी होगी तो कहानी बदल जाएगी, हम राउल्ट्स लॉ पे चले जाएंगे, ठीक है। पर अगर उसमें उड़ने की टेंडेंसी ना हो, यानी अगर वो एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, तो क्या होगा? एज इन एक छोटा सा डे टू डे एग्जाम्पल हम लोग घर पे भी अपने देखते होंगे, गुलाब जामुन बनाते होंगे आप लोग, बनता होगा आपके घर में, ठीक है, मेरे तो बनता है खैर, है ना। तो गुलाब जामुन जब हम बनाते हैं तो हम लोग हमेशा उसको एक सिरप में डिप करते हैं, ठीक है, एंड दैट मीठा सिरप, शक्कर वाली चाशनी जो होती है, चाशनी कहते हैं उसको मेरे घर पे, है ना, तो उसमें डिप करते हैं। तो जब भी हम चाशनी बनाते हैं हम क्या करते हैं? हम पानी में शक्कर को घोल देते हैं, ठीक है। तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके घर पे भी करके देख सकते हो, है ना। गुलाब जामुन अगली बार जब कभी बनाओगे तो करके देखना, पानी ले लो एक गंज में और दूसरे गंज में पानी लो और उसमें शक्कर डाल दो बहुत सारी, ठीक है, 2-3 किलो डाल दो, मेरा नाम नहीं बताना पर, ठीक है। सो जब आप ऐसा करोगे और उन दोनों को गैस के अलग अलग बर्नर्स पे रख दो, ठीक है, वेट करो
और जब आप देखोगे कि पानी जल्दी बॉईल हो गया है और जबकि वो जो चाशनी है वो काफ़ी देर ले रही है बॉईल होने के लिए, ठीक है। या थर्मामीटर होगा आप सभी के घर पे, सभी नॉर्मली सबके घर पे होता है, ठीक है। सो थर्मामीटर लेके टेम्परेचर चेक करो, अगर आप बॉइलिंग मतलब पानी जब बॉईल होगा अगर आप उसका टेम्परेचर देखोगे तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होता हुआ दिखेगा, या 100 या 99 पॉइंट उससे समथिंग कुछ 8 रहेगा, 99.8 रहेगा या 100.01 रहेगा, जो भी 100 के थोड़ा आसपास रहेगा, बट 100 डिग्री के आसपास वो आपको बॉईल होता हुआ दिखेगा। बट वहीं अगर आप चाशनी को देखोगे, चाशनी जब बॉईल होगी अगर उसका आप टेम्परेचर देखोगे तो उसका डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से बड़ा रहेगा, आइदर 102 103 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने शक्कर कितनी डाली है। कम शक्कर डालोगे तो जो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा शक्कर डालोगे तो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य पानी में जितनी शक्कर डालोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिरप बढ़ता चला जाएगा, यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में जितना डालूंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते ही जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एंड that elevation in boiling point is nothing but elevation in boiling point, which is our next colligative property. So let's move on to that. Okay, चलो ऊपर भेजो इसको, लिख लो, लिखना चाह रहे हो अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, अब मैं बढ़ती हूँ आगे, है ना। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट colligative property, which is, I hope visible होगा, elevation in boiling point। इसको मैं डेल्टा TB से भी रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। डेल्टा TB which is elevation in boiling point का सिंबल। सो करते हैं इसको एक्सप्लेन, है ना, क्या रहेगा। देखो फिर से 2 कंटेनर लेने पड़ेंगे यार, है ना। एक कंटेनर ले लो, मस्त। क्या डाला था मैंने इसमें डाला था पानी, है ना, और मैंने इसको भी उबालने रख दिया था एक बर्नर पे। दिस इज़ आवर सॉल्वेंट, जो कि मोस्टली पानी होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट दूसरा कंटेनर लिया है, अरे यार दूसरा कंटेनर लिया है, बट व्हाई आई एम डूइंग दिस, I can do this। अरे अरे अरे, अब तो हम सुंदर डायग्राम बना सकते हैं, इसको भी हम सुंदर बनाएंगे। सही है, ठीक है, ठीक है। कंटेनर थोड़े ऊपर नीचे चल जाएगा इतना तो, है ना। तो बर्नर लगा दो भाई और पानी भर दो इसमें। दिस इज़ आवर सॉल्वेंट एंड देन इसमें लो सॉल्वेंट लो और थोड़ी शक्कर डाल दो। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन विच कंटेन्स अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, बिना उड़ने वाला, जिसको पंख नहीं है ऐसा सॉल्यूट। अरे जिसको पंख नहीं है, नहीं, जो वेपराइज नहीं हो सकता, ऐसा सॉल्यूट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है सॉल्यूशन। अब ये भाई वही सरफेस है मेरा, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे मैं उसको हीट करूँगी, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, बॉइलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अंदर वाले सरफेस वाले सारे के सारे ऊपर उड़ेंगे, ठीक है। और जब उड़ेंगे तो ऊपर वेपर प्रेशर बनाएंगे, ठीक है। कितना वेपर प्रेशर बनाएंगे, तो भाई PATM जब बना लेंगे, मतलब जब लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा उस टेम्परेचर को मैं क्या कहूँगी, बॉइलिंग पॉइंट कहूँगी। वही तो सिखाया था ऊपर, ठीक है। सो अभी क्या हुआ है, अभी ये सब उड़ के वेपर प्रेशर बना रहे हैं किसके इक्वल, तो ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो मैं ले रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी TB नॉट से। भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, P0 से, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं वही बता देती हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को मैं जन्म
रिप्रेजेंट करते आई हूँ पी नॉट से, है ना। और यहाँ पर भाई पी नॉट, देयरफॉर एट टी बी नॉट कौन सा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट। टी बी नॉट पे क्या होगा, टी बी नॉट पे जो मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो इक्वल हो जाएगा किससे, PATM से, तभी तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा ना। ये तो पता ही है तुम लोगों को, अंडरस्टूड है ना। अब देखो सॉल्यूशन की कहानी क्या होगी भाई। सॉल्यूशन को भी मैंने हीट किया है, कब से हीट कर रही हूँ मैं उसको, अब क्योंकि उसमें डीट शक्कर है। देखो इसमें पानी तो है पर शक्कर भी है, शक्कर डीट होती है, ठीक है। डीट होती है तो क्या होगा, खुद तो उड़ेगी नहीं, यानी खुद तो वेपराइज होगी नहीं, पर शक्कर ने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ तरह के इंटरेक्शन से पानी को भी पकड़ रखा होगा, ठीक है। अब पानी को पकड़ रखा होगा तो क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, 100 डिग्री तक पहुंचते ही पानी अपने सारे मोहमाया बंधनों को छोड़कर हिमालय पे चला जाता था, यानी ऊपर उड़ जाता था, ठीक है, वेपराइज हो जाता था। पर अब क्या हुआ, अब वो नए बंधनों में फंस चुका है, ठीक है। अब नए रिश्ते नाते जोड़ लिए उसने शक्कर के साथ, तो क्या होगा, वो इतनी आसानी से 100 डिग्री पे तो शक्कर उसको जाने देगी नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसको और ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी ताकि वो और ज़्यादा अपने सारे मोहमाया को छोड़ दे, नहीं शक्कर नहीं जाएगी, सारे अपने क्या बोलते रिश्ते नाते तोड़ दे और क्या हो जाए भाई, ऊपर चला जाए, वेपराइज हो जाए, ठीक है। सो अब जिस टेम्परेचर पर सोल्यूशन बॉईल होगा, ठीक है ना, जिसको मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कहूँगी, वो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकती हूँ कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रहने वाला है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन में रिप्रेजेंट करूँगी TBS से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करने वाली हूँ मैं यहाँ पे उसको, TBS से, एंड देयरफॉर TBS, जो मेरा TBS रहने वाला है वो ग्रेटर रहने वाला है किससे, मेरे TB नॉट से, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से हमेशा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, सही है। और अब अगर मैं बात करूँ तो वेपर प्रेशर जो मेरा सोल्यूशन का होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो मेरा होता है PS, ठीक है। और PS मेरा हमेशा छोटा होता है P नॉट से, ये तो लोअरिंग में देख ही चुके हो यार तुम लोग, ठीक है। एंड दूसरा भाई लोअरिंग क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो ज़रा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही तो होता है वो क्या अपना P नॉट माइनस PS, ये तो पता ही है तुम लोगों को, ठीक है ना, ये तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ बहुत डिटेल में। देखो अब ये लोअरिंग का भी थोड़ा सा अच्छा एक हिसाब रहने वाला है। सो अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि भाई जिस टेम्परेचर पे ये वेपराइज होगा सोल्यूशन TBS, वो बड़ा रहेगा किससे, TB नॉट से। तो अब कितनी वैल्यू से बड़ा रहेगा, जैसे मान लो अगर TB नॉट मेरा 100 है, अगर मैंने सॉल्वेंट वाटर लिया है, ठीक है, और TBS मेरा 105 है, तो कितनी वैल्यू से बड़ा हुआ है, 5, ठीक है ना भाई। 105 माइनस आप 100 करोगे ना, तो 5 डिग्री से वो बड़ा है या 5 केल्विन से वो बड़ा है। तो ये जो 5 है एक्चुअली यही कहलाता है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो देखो ज़रा मैं इसे छोटा करती हूँ। सो क्या कहलाएगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो ज़रा, है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देयरफॉर, शायद ही विजिबल होगा फॉन्ट साइज, यस दिख रहा है वीडियो में फॉन्ट साइज। देयरफॉर मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो ज़रा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरा डेल्टा TB, ठीक है। एंड मेरा डेल्टा TB क्या होता है बेटा, डेल्टा TB होता है मेरा TBS माइनस TB नॉट, ठीक है, यही होता है मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मस्त दे देती हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, जितनी शक्कर डालोगे, जितनी ज़्यादा शक्कर डालोगे, ठीक है, शक्कर उतना ही पानी को पकड़ के रखेगी, पानी को पकड़ के रखेगी और वेपराइज होने नहीं देगी। वेपराइज अगर नहीं होने देगी तो ऊपर वेपर प्रेशर सोल्यूशन की कम बनेगी, यानी PS कम होगा, ठीक है। जितना PS कम होगा, ठीक है, जितना भी PS कम होगा उतना ही जो डिफरेंस है, यानी उतना ही मेरा जो डेल्टा P है, ठीक है, इसको मैं लोअरिंग को डेल्टा P कहती हूँ। तो जितना मेरा PS का वैल्यू कम होता चला जाएगा, डेल्टा P का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि P नॉट तो फिक्स है। देखो इसको ऐसे समझते हैं,
इसे मैं ज़रा ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये देखो ये मेरा एक पी नॉट है, पी नॉट फिक्स्ड है, ठीक है। पी नॉट मान लो मेरा वेपर प्रेशर 180 m हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट है ये, ठीक है। दिस इज़ माई टी बी नॉट, एक्चुअली यही मेरा टी बी नॉट हो जाएगा। क्यों टी बी नॉट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना हो चुका है बेटा, 180 m हो चुका है। अब मैंने शक्कर डाली हुई है, शक्कर डाली हुई है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कुछ यहाँ कम हो जाएगा, PS, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस बैठेगा, एक्चुअली यही डिफरेंस क्या है, मेरा डेल्टा P है, विच इज़ P नॉट माइनस PS। अच्छा, अब जितना कम मेरा PS रहेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर पे मुझे उसे बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई PS जितना कम होता जाएगा, अगर मान लो मैंने 100 ग्राम शक्कर डाली थी तो PS इतना था, मान लो मैंने 500 ग्राम शक्कर डाल दी तो PS और कम हो जाएगा, तब ये डेल्टा P और बढ़ जाएगा, सही है। तो उतना ही ज़्यादा वेपर को मेहनत करनी पड़ेगी ना 180 m तक रीच करने के लिए, तो मुझे उतनी ज़्यादा उसे हीट करनी पड़ेगी, तो मुझे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर पे मिलेगा एक्चुअली क्या, मेरे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि भाई PS जितना कम होगा, मेरा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, सही है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, PS अगर कम होगा बेटा तो मेरा डेल्टा P ज़्यादा हो जाएगा। देखो ज़रा, PS कम होगा तो डेल्टा P ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा P मेरा ज़्यादा हो जाएगा तो PS जैसे ही कम होगा तो मैंने क्या कहा, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वाली वैल्यू जैसे ही बढ़ जाएगी, ये तो मेरी फिक्स्ड है, तो मेरा डेल्टा T भी बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा शक्कर घोलूँगी, अगर मैं नंबर ऑफ़ सोल्यूट को बढ़ाऊँगी, जितना ज़्यादा शक्कर घोलूँगी, मेरा PS उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। डेल्टा P मेरा उतना ही बढ़ता जाएगा, भाई PS कम होगा तो डिफरेंस कम मेरा बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन उतना ही बढ़ता जाएगा, तो मेरा डेल्टा TB भी उतना ही बढ़ता जाएगा, सही है। बस ये रिलेशन को ध्यान में रखो यार, जितनी शक्कर डालोगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा डेल्टा TB होगा, सिंपल सी बात है। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि डेल्टा TB अगर बढ़ेगा तो डेल्टा P भी बढ़ेगा, डेल्टा TB बढ़ेगा तो डेल्टा P भी बढ़ेगा। यानी ही मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या, देखो ज़रा, यानी ही मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि अगर मेरा डेल्टा TB जो है वो प्रोपोर्शनल है किससे, डेल्टा P से, मैं ये कह सकती हूँ कि डेल्टा TB इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, ठीक है। सो डेल्टा P का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ ऐसा फॉर्मूला मैं डिराइव करके दे चुकी हूँ, I इंटू मोलैलिटी इंटू GMM ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ऐसा कोई एक फॉर्मूला है। तो इसमें I जो है कांस्टेंट हो गया, GMM कांस्टेंट, 1000 भी कांस्टेंट। सो मेरा एक्चुअली डेल्टा P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलैलिटी से, तो बस डेल्टा P मोलैलिटी से प्रोपोर्शनल है और डेल्टा P डेल्टा TB से भी प्रोपोर्शनल है। सो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलैलिटी से। ये रिलेशन मुझे मिल गया यहाँ पे सीधा सीधा। बस इस रिलेशन से एक कांस्टेंट अगर मैं लगा लूँ तो मेरा डेल्टा TB का फॉर्मूला बहुत इजीली डिराइव हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, देयरफॉर मेरे को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सो डेल्टा TB इज़ KB इंटू मोलैलिटी, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें वेंट ऑफ फैक्टर जोड़ना चाहूँ, ठीक है, सो वेंट ऑफ फैक्टर मैं कुछ इस तरीके से जोड़ सकती हूँ कि डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, दिस विल बी द फाइनल रिलेशन जो कि मुझे मिलेगा किसके लिए, सो डेल्टा TB के लिए। I can easily calculate delta TB with the help of this। और डेल्टा TB क्या होता है, सो डेल्टा TB होता है एक्चुअली TBS माइनस TB नॉट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अगर यहाँ KB की बात करूँ कि KB क्या है, तो KB एक कांस्टेंट है बच्चों, और KB को कहते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट,
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक और नाम है इसका एब्यूलियोस्कोपी कांस्टेंट भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, एब्यूलियोस्कोपी कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और केबी जो चीज़ है वो सिर्फ एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है बच्चों। केबी सिर्फ तभी अफेक्ट होगा जब सॉल्वेंट चेंज होगा। अगर सॉल्वेंट वही है या सॉल्वेंट हमने चेंज नहीं किया है, सो केबी विल रिमेन कांस्टेंट। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि केबी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट एंड इट ओनली चेंजेस, और वो सिर्फ चेंज होता है विथ सॉल्वेंट, वो सिर्फ चेंज होता है सॉल्वेंट के साथ। अब ये मेरे को कैसे पता? सो भाई मेरे को ये पता चला है केबी कैलकुलेशन के तरीके से। केबी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को मिलेगा। वैसे उस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे उसका फॉर्मूला बताने वाली हूँ और उस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ उनकी यूनिट्स के साथ। बट केबी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो केबी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इसे ज़रा छोटा कर देती हूँ, है ना, और इसे ज़रा ऊपर भी कर लेती हूँ तो आपको ये वाली चीज़ दिखेगी। सो केबी कैन बी कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? तो बाय फॉर्मूला है मेरे पास बहुत ही बढ़िया, केबी इक्वल टू आर टी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LVAP, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो। इस फॉर्मूले को मैं बढ़िया इस डब्बे में बंद करती हूँ और अब आपको इसके अंदर यूज़ होने वाले टर्म्स के बारे में बताती हूँ। आर क्या चीज़ है? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सभी को पता है, ठीक है। सो आर इज़ बेसिकली गैस कांस्टेंट। आई होप आपको इसकी वैल्यूज़ भी पता होगी। जूल में 8.314 लेते हैं, कैलोरी के अंदर 2 लेते हैं, ATM के अंदर क्या बोलते हैं, ATM लीटर में जब निकालना होता है तो 0.0821, सारी वैल्यूज़ इस तरीके से होती है उसकी, ठीक है। TB नॉट, यू ऑल नो TB नॉट क्या चीज़ होती है। TB नॉट जो होता है इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, 1000 is constant and LVAP कहलाता है बेटा latent heat of vaporization, ठीक है ना। latent heat of vaporization समझते होंगे शायद आप लोग latent heat, और अगर नहीं समझते तो थर्मोडायनामिक्स आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। latent heat of vaporization यूनिट जो होता है बेसिकली latent heat of vaporization का, वो आपको या तो जूल पर ग्राम में आपको दिया होगा या फिर कैलोरी या किलो कैलोरी पर ग्राम में आपको दिया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये पर मोल में दिया है ना, तो उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बताती हूँ ज़रा क्या होता है। बढ़ेंगे ऊपर थोड़ा सा, हमें यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके मैं इसे आगे डिफाइन कर पाऊँगी। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ही हम लिख सकते हैं डेल्टा HVAP अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर होगा ये सारी कहानी वेपराइजेशन वाला। सो इस चीज़ को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसको फॉर्मूला नंबर 3 वगैरह दे देती हूँ, ठीक है। जब इस चीज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँगी तब मेरा KB जो है KB वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, R इंटू TB नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू वो मोलर मास हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है मेरा मॉडिफाई हो जाएगा। हाँ, बस यहाँ पे मेरा जो डेल्टा H है, डेल्टा H को मैं कहूँगी एंथैल्पी, सभी लोग जानते होंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और इसका यूनिट होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का जूल पर मोल या फिर
कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल। कई बार ना बेटा ये यूनिट्स इसीलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल बोल देते हैं हीट, ठीक है ना, आपको ये नहीं बताते कि वो लैटेंट हीट है या मोलर हीट है। तो आपको उस हीट का क्या देखना होगा, आपको उस हीट का यूनिट देखना होगा। अगर वो जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम में दिया है देन यूज़ LVAP वाला फॉर्मूला, अगर वो पर मोल में दिया है तो यूज़ करो मोलर एंथैल्पी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। सो आपको बहुत बार यूनिट देखकर भी चीज़ें समझ में आती है। सो एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करूँगी। इसके क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा अच्छे से, है ना। अगर इन केस कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, एंड इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करती हूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू।